आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। तकरीबन एक दशक हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में नान घोटाले का जिन्न बोतल के भीतर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाजपा के हिसाब से 36,000 करोड़ और कांग्रेस के हिसाब से 1 लाख करोड़ के इस घोटाले के जिन्न ने भाजपा कांग्रेस के आला नेताओं सहित कई अफसरों और वकीलों को भी अपनी जद में लिया और अब इस महा घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। ताजा घटनाक्रम में व्हाट्सएप चैट में खुलासा होने के बाद अब हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की जांच का जिम्मा ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को सौंप दिया है। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। कांग्रेस सरकार में महाधिवक्ता रहे सतीश चंद्र पर आरोप हैं कि नान घोटाला में अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला और सतीश चंद्र वर्मा ने गवाहों पर दबाव बनाया। आपको बता दें कि 4 नवंबर को ईओडब्ल्यू ने नान घोटाले में नई एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। ईओडब्ल्यू ने अपनी एफआईआर में बताया कि रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा से व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करके लाभ लिया गया। उनका मकसद था कि सतीश चंद्र वर्मा को लोक कर्तव्य को गलत तरीके से करने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी कामकाज में बड़ी मात्रा में गड़बड़ी कर सकें। ईओडब्ल्यू ने कहा कि ये सभी मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हुए और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में काम करने वाले उच्च अधिकारियों से प्रतीकात्मक दस्तावेज और विभागीय जानकारी में बदलाव करवाया। बड़ा आरोप, विभागीय जानकारी में बदलाव करवाया। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य था कि नागरिक आपूर्ति निगम के खिलाफ दर्ज एक मामले का अपराध क्रमांक था अपराध क्रमांक 9/2015 में अपने पक्ष में जवाब तैयार करवाना, ताकि ऐसा उन्होंने क्यों किया यह भी सुनिए, ताकि हाई कोर्ट में वो अपना पक्ष मजबूती से रख सकें और उन्हें अग्रिम जमानत मिल सके। मतलब पूरा जो घटनाक्रम है वो अग्रिम जमानत के लिए यह सब किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने डॉक्टर आलोक शुक्ला, डॉक्टर अनिल टुटेजा और सतीश चंद्र वर्मा पर व अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धाराओं 7, 7क, 8 और 13(2) सहित भारतीय दंड संहिता की धाराएं 182, धारा 211, 193, 195A, 166A और 120B के तहत अपराध दर्ज किए गए। इन धाराओं के तहत तीनों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर जांच की शुरुआत की गई। नान घोटाले के इस मामले में यदि 5 महीने पीछे जाकर देखा जाए, मैं आपको ले चलता हूं 5 महीने पीछे। यदि 5 माह पूर्व जाकर देखा जाए तो उस समय भी छत्तीसगढ़ के कथित नान घोटाले में ईडी ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए थे। घोटाले में आरोपी रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला जमानत देने वाले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज के संपर्क में थे
ऐसा सीधे तौर पर कहा गया। न्यायपालिका पर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया। ईडी ने दावा किया था कि दोनों आरोपी अग्रिम जमानत मामले में जज के भाई, बड़े गौर से सुनिएगा, आरोपी अग्रिम जमानत मामले में जज के भाई अजय सिंह के जरिए संपर्क में थे। दोनों आरोपियों को अक्टूबर 2019 को जमानत भी मिल गई। जमानत मिलने के बाद तब जज के भाई को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया था। कहीं न कहीं मामले की पुष्टि होते दिखती है। ईडी ने यह भी बताया था कि 31 जुलाई 2019 और 11 अगस्त 2019 के दौरान कई व्हाट्सएप चैट मिले हैं जिनमें इन बातों का खुलासा होता है। अब तक आप देख और सुन यह रहे थे कि नान घोटाले में मौजूदा समय में क्या घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन इन सब से पहले यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस द्वारा 1 लाख करोड़ और भाजपा द्वारा 36,000 करोड़ कहे जाने वाले इस नान घोटाले का जिन्न कब और कैसे बोतल से निकला था। आइए ले चलता हूं शुरुआत में आपको। दरअसल यह मामला 2015 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2015 में सामने आया था, जब छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने 12 फरवरी को नागरिक आपूर्ति निगम से जुड़े कुछ बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में करोड़ों रुपए की संपत्ति, डायरी, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क सहित बहुत सारी चीजें बरामद की गई। इस मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को उस दौरान जेल भी भेज दिया गया था। आरोप यह था कि छत्तीसगढ़ में सरकार की ओर से चावल मिलों से लाखों क्विंटल घटिया चावल खरीदे गए और इसके लिए नेताओं और उच्च अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत खिलाई गई। राशन वितरण के ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ी रकम के घोटाले का खुलासा हुआ था। मामले में उस समय एंटी करप्शन ब्यूरो ने 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें से 16 जूनियर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई थी, जबकि 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों पर कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई थी। कौन 2 वरिष्ठ अधिकारी? ये वही 2 अधिकारी हैं जिनका नाम आप शुरुआत में सुन चुके हैं, एक आलोक शुक्ला और दूसरे अनिल टुटेजा। करीब 1 साल बाद दोनों अधिकारियों पर कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति भी दे दी, लेकिन बावजूद इसके कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी। इस कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस बड़ी सख्ती के साथ हमलावर थी। कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने यह आरोप लगाया था उस दौरान कि यह 1 लाख करोड़ से अधिक का मामला है और इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल हैं। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ चावल वितरण के घोटाले की बात नहीं है, राज्य में 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं। उनका बड़ा आरोप था, राज्य में 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं। कांग्रेस लगातार हमलावर थी। इसे लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का उस दौर में घेराव भी किया था और पद यात्रा भी आयोजित की थी। उस समय मुख्यमंत्री के अधीन काम कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो ने ही इस घोटाले को उजागर किया था, लेकिन राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया। क्या था हलफनामा में? राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को एक हलफनामा दिया जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि राज्य में किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये हो गई एक बात। वहीं दूसरी ओर उसी एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख मुकेश गुप्ता के बयान ने भी मामले में संदेह को गहरा किया, जब उन्होंने मीडिया में यह बयान देकर खलबली मचा दी कि इस घोटाले के तार जहां तक पहुंचे हैं वहां तक जांच कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। यह बहुत बड़ी बात थी इस मामले में कि मुकेश गुप्ता सीधे तौर पर कह रहे थे
कि घोटाले के तार जहां तक जा रहे हैं वहां तक जांच कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। मामला अब और भी ज्यादा गंभीर और बड़ा होने लगा था। कांग्रेस इसे 1 लाख करोड़ का घोटाला बताती रही, लेकिन राज्य का मीडिया इसे 36,000 करोड़ का घोटाला लिखता रहा और दिखाता रहा। इस मामले में गिरफ्तार अधिकारी शिव शंकर भट्ट के पास से एक डायरी बरामद हुई थी। आपने सुना भी होगा उस लाल डायरी के विषय में। शिव शंकर भट्ट के पास से एक लाल डायरी बरामद हुई थी। उसमें 107 पन्नों में विभिन्न लेन देन का ब्यौरा दर्ज था और कुछ बड़े नामों का भी उल्लेख था, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिर्फ उन पन्नों का ही जांच में इस्तेमाल किया जो मीडिया में लीक हुए थे। बाकी के पन्ने जमींदोज कर दिए गए, पता नहीं किसको बचाने के लिए, लेकिन जमींदोज कर दिए गए। कुछ समय के लिए नान घोटाले का यह जिन्न गायब सा रहा और सरकार के विभिन्न विवादों की वजह से बाहर नहीं आया। सच ही कहा है किसी ने, समय बदलता जरूर है। नान घोटाले के जिन्न का भी समय बदला और भाजपा की 15 साल की सरकार के जाने के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो सरकार बदलने के बाद फिर से नान घोटाले का जिन्न खुली हवा में लहराने लगा। कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया कि डायरी में जो नए नाम सामने आए हैं उनकी जांच कराई जाएगी। फौरी तौर पे इसके लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया। 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके कुछ ही दिनों बाद नान घोटाले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया गया। इस दौरान सामने आया कि नान घोटाले की जांच के दौरान एसीबी के मुखिया मुकेश गुप्ता और एसपी रजनेश सिंह ने फर्जी दस्तावेज बनाए। इस मामले में अब तक ठंडकता नहीं आई थी। नान घोटाले का जिन्न अभी और भी करामात दिखाने के लिए आतुर था। तकरीबन 3 साल पहले वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए कहा कि उनके एक कथित करीबी सहयोगी की व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि नान घोटाला मामले में कुछ आरोपियों को जमानत मंजूर करने से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री एक न्यायाधीश से मिले थे। यह बहुत बड़ी बात थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक न्यायाधीश से मिले थे। भूपेश बघेल और न्यायिक व्यवस्था पर यह एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया था। हालांकि इसके बाद भूपेश बघेल ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यजनक बताया। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्यों से झूठे और शरारतपूर्ण आरोप लगा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मेरी राजनीतिक छवि खराब करने एवं न्यायपालिका को दबाव में लाने का षड्यंत्र है। साल 2023 में फिर से सत्ता का परिवर्तन हुआ और नान घोटाले के जिन्न ने अब उन 3 लोगों को प्रमुखता से निगला जो लोग कांग्रेस के शासनकाल में अघोषित तौर पर पूरी सरकार को चला रहे थे। जांच जारी रहेगी, अफसर और अन्य लोग गिरफ्त में आते ही रहेंगे, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के वो बड़े नाम, वो बड़े मगरमच्छ जिन्होंने इस महाघोटाले के तारों को निगल लिया, जिनके नाम इस महाघोटाले से जुड़े हुए हैं, वो कल भी बाहर थे, आज भी कार्यवाही से बाहर ही हैं और शायद इस लचर सिस्टम में वह बाहर ही रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।